हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर देखेंगे तुरंत। देर नहीं करेंगे, हम बातों में ज़्यादा नहीं बजा जाता है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो बताइए, जो कह रहे हैं कि कई बार कई लोग क्या करते हैं, एक भाषा में कई प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री देखिए वहाँ पर क्या हो गया, बताइए, इंग्लिश शब्द है ना। अगर हम ये कहते इतिहास पढ़ना है तब हिंदी होता है, लेकिन कह रहे हिस्ट्री पढ़ना है। जैसे राम ने मोहन को पेन किलर दवा दी, तो पेन किलर उसमें क्या हो जाएगा, मतलब मिक्स हो रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि कोडिंग स्विचिंग हो रही है। क्या हो रही है? कोडिंग स्विचिंग हो रही है? नहीं, कोडिंग मिक्सिंग हो रही है। मिक्स हो रहा है ना। क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रण। कोड मिश्रण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए, कोडिंग स्विचिंग क्या होती है। जैसे मान लीजिए हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी के बाद इंग्लिश में उसको भी बोल दे रहे हैं, ठीक ना। हिंदी के साथ इंग्लिश को जोड़कर बोल रहे हैं बाद में। जैसे हिंदी बोले उसके बाद इंग्लिश बोल दिए, चाहे अदर लैंग्वेज बोल दिए, तो हो जाएगा कोड स्विचिंग होता है, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर अब 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भागों में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में जाना जाएगा? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी साइड बोली जाती है भाषा वह, और बिहार में पूर्वी साइड में जो बोली जा रही है भाषा, दोनों में भिन्न है। लेकिन दोनों श्रोता क्या करते हैं, बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं, और उसको समझते भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, बताइए। वाक्य एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग, अलग अलग भाषा में, ठीक ना। जैसे कहीं कहीं बोला जाता है हम जा रहे हैं, कहीं बोला हम जात हई। अरे हम जा गल रही है, जात हई, ऐसे होता है ना। तो वही होता है, वही कह रहा है कि बात तो एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो जितने हैं सब, ये मान के चलिए हिंदी भाषा की बोलियाँ है। हिंदी यहाँ बोल रहा है ना, हिंदी भाषा की ही बोलियाँ है वो, ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एक आकलन एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? करे अध्यापक हो चाहे शिक्षार्थी हो, और सामग्री पर जो टेस्ट किया जाता है उसका आकलन जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बताइए। देखिए ए दिया है विधि, विधि प्रभाव, ठीक ना। बी है भाषा परीक्षण का प्रभाव, सी है कक्षी प्रभाव, और डी है पुनर्बलन। तो देखिए, जब टेस्ट का आकलन होता है, चाहे शिक्षक करता है चाहे अभ्यर्थी करते हैं, तो इसका मतलब होता है भाषा का परीक्षण हो रहा है ना। जब भाषा का परीक्षण हो रहा है तो भाषा के परीक्षण का प्रभाव होगा, वाश बैक इफेक्ट, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। छोटा कर दे अगर नहीं दिखाई देगा। 4 है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब वही अधिक संलग्न होते हैं जब, करे कि जो बुनियादी चरण के बच्चे होते हैं, अभी छोटे बच्चे होते हैं, अधिगम में कब संलग्न होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। बी है, वे इंद्रिय
वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों क्या कहते हैं, अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। सी है, तीसरा नंबर है, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। और चौथा है, मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो बुनियादी चरण की अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह अधिगम किस प्रकार सीखेंगे, ठीक ना। तो अधिगम का मतलब है सामग्री के साथ, मतलब सीखना, किसी की सहायता से सीखना, ठीक ना। किसी की सहायता से सीखना ही अधिगम कहलाता है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर के बच्चे, छोटे बच्चे, बुनियादी वाले बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 4। देखिए भाषा अर्जन क्या होता है। जो भाषा अर्जन होता है, अधिगम, देखिए ये यहाँ पर अधिगम है, वो अर्जन। अधिगम में क्या होता है कि किसी की सहायता से सीखना, और अर्जन में क्या होता है अपने आप सीख लेना, ठीक ना। ये ध्यान रहे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 5 है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। फिर बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है एवं युक्ति क्या कहलाएगी। कह रहा है कि क्या है ना कि दो लोग हैं, एक बालक है और एक पुरुष है। मान लीजिए बालक और एक बालिका है। तो बालक एक बार पूछ रहा है प्रश्न, तो क्या कर रही है, वो सुन रही है। एक बार कौन सुन रही है, बालिका। आज जब बालिका पूछ रही है तो वो सुन रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या कर रही है बताइए। तो कर क्या रही है, मतलब आपस में दोनों में क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साझा पठन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कौन सी है, ठीक ना। तो देखिए जो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो होता है, जो स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाती है वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाती है, ठीक ना। जो भी भाषा हो, मातृ में हो, मातृत्व हो और क्षेत्रीय हो, तो उससे क्या होगा कि बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तीसरा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। कह रहा है कि आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है, ठीक ना। तो देखिए जो आगमन विधि होती है वह उदाहरण पर बल देती है, क्योंकि आगमन का मतलब होता है उदाहरण से किधर जाना, नियम की ओर। उदाहरण से नियम, ठीक। और निगमन में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, नियम से उदाहरण उड़ जाते हैं, ठीक ना। ये ध्यान रहे। ये प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डॉट 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 को समझने में मदद करता है। कह रहा है कि जो भाषा के संदर्भ में पूछ रहा है कि संचार जो होता है, संचार का जो माध्यम होता है, का जो माध्यम की बात कर रहा है, जो संचार का माध्यम होता है न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करता है बल्कि और क्या करता है। तो देखिए ये और जो करता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तब पता चलेगा। तो आइए पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। विभिन्न माध्यमों के उपयोग, दूसरा है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, तीसरा है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, और चौथा है विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। देखिए भाषा के संदर्भ में कहा है ना, तो इसमें क्या है, ये आर्थिक और
विभिन्न माध्यमों की जानकारी की बातें नहीं है, प्रयोग और ये, ठीक ना। तो ये भाषा, देखिए भाषा के संदर्भ में पूछा है तो भाषा हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9। 9 है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों के डॉट डॉट में मदद करती है। कह रहा है कि कहानी पर अगर, कहानी के विभिन्न शैलियों पर अगर चर्चा की गई हो तो बच्चों को कैसी मदद करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है, कहानी के तत्वों को याद करने, याद करना क्या होता है, नकारात्मक होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा पहले ही। कहानी की कमियां बताने, कमी की बात नहीं होगी, ठीक ना। व्याकरण समझने, कहानी में व्याकरण की बातें नहीं होती, समझने की बातें नहीं होती, तो बचा क्या, कहानियां रचने के लिए, ठीक ना। कहानियां रचने में क्या करेगी, वो मदद मदद करेगी। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 10। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में। दूसरा है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवत आने आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तीसरा है, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। चौथा है, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को परिभाषित करने पर। परिभाषित वाली बात नहीं होगी, ये परिभाषा बताने वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। यह पाठ के अंत में आ गया तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ये जरूरी है पाठ के अंत में ही क्यों बताएंगे, व्याकरण का मतलब होता है पढ़ाते वक्त जहाँ भी गलती हो रही है, पूर्ण विराम का चाहे कामा का, जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर तुरंत बताते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवत आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो दूसरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखेंगे। 11 है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट डॉट पृष्ठभूमि क्या है। कराए प्रत्येक बच्चे को, जो भाषा वाले बच्चे होते हैं, शिक्षक होते हैं, भाषा सिखाने वाले शिक्षक, उनको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, उनकी कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, भाषिक व सांस्कृतिक। दूसरा है सांस्कृतिक व आर्थिक। तीसरा है आर्थिक व सामाजिक। और चौथा है सामाजिक व व्यवसायिक। तो देखिए इसमें सांस्कृतिक व आर्थिक जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की जो आर्थिक स्थिति क्या है और उसकी संस्कृति क्या है। अगर ये जानकारी होगी तभी वो हल कर पाएगा। है समझ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 है, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों एक साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था ना। देखिए इसका सही क्या बताया गया था, साझा कर रही है, ठीक ना। एक बार वो पूछ रही है, एक बार वो पूछ रही है, वो सुन रहा था, वो सुन रहा है, कौन, बालक और बालिका, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लेखन का प्रक्रिया उपागम। दूसरा है लेखन का उत्पाद उपागम। तीसरा है विश्लेषणात्मक लेखन। चौथा है रचनात्मक लेखन। करार लेखन के विभिन्न चरणों से, ठीक ना, गुजर कर लेखन अधिगम क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, तो सभी चरणों से जब होकर गुजर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे,
एक प्रक्रिया से लिखते हैं ना, एक प्रक्रिया से, ठीक ना। लिखने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक ना। इस तरह इस तरह, ये थोड़ी ना कि एक यहाँ लिख दे, एक यहाँ लिख दे, एक यहाँ लिख दे, ऐसे तो होता नहीं है। एक प्रक्रिया से लिखा जाता है ना। तो प्रक्रिया का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? कह रहा है कोई कक्षा है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने के स्थान पर क्या किया जाता है? विद्यार्थियों से कहा जाता है एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री बनाओ, एक नोट बनाओ, ठीक ना। तो इस कार्य को हम कहेंगे क्या? तो ऑप्शन नंबर 1 है, आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाए। दूसरा है, प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना। तीसरा है, अपने परीक्षा शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य होता है। तो देखिए, वह जो शिक्षक चाह रहा है, वह विद्यार्थियों को समझाना चाह रहा है कि बेटा, प्रश्न अगर हमारे पास कोई युक्ति है प्रश्न बनाने के लिए, हम उसको पढ़ लिए हैं और जान गए हैं, लेकिन प्रश्न बनाना भी बहुत कठिन होता है, ठीक ना। यह समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक के पठन के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ तो तक सही है, लेकिन यहाँ पर केवल आ गया, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से नहीं होगी, बाहरी से भी होती है, बाहरी वातावरण से भी भाषा का अधिगम किया जाता है, ठीक। दूसरा है, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होती है। मुद्रित समृद्ध का मतलब हो गया कि प्रिंटिंग। अगर प्रिंटिंग करके अगर कोई बच्चे को अगर हम दे चित्र के माध्यम को, तो चित्र के माध्यम से बच्चा क्या करेगा? जल्दी सीखेगा। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं। ये बात गलत है, यह घटित नहीं, अवचेतना नहीं होगी। अवचेतना कब होती है? अर्जन में। भाषा अर्जन में भी हम बताए थे, भाषा अर्जन अवचेतना का मतलब होता है अचानक अपने आप सीख लेना, ठीक है, वो अवचेतना होती है। अधिगम में क्या होता है? किसी के माध्यम से सीखा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। अब 16 है, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने या वाचन की यह विधि किस लिए है? तो देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझा रहे हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है जो ये कह रहा है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक प्रवाह अभ्यास, दूसरा है नियंत्रित मौखिक अभ्यास, तीसरा है निर्देशित मौखिक अभ्यास, चौथा है सक्रिय श्रवण। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ के आरंभ में एक अध्यापक है, ठीक ना, अपनी कक्षा में कर रहा है शिक्षार्थियों से कि अपने समूहों में होकर के अभी क्या करो, समाचार पत्र को पढ़ो और रुचि लो, उसका आनंद लो, ठीक ना, और बोलने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि भाषा का अभ्यास हो, बोलने का अभ्यास हो, मौखिक अभ्यास हो, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। देखिए 17 है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिनमें सभी जोड़िए
जो जोड़ी है वो 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? कह रहा है कि ग्रुप में, पेयर में, ठीक ना, दो छात्र को 10 वाक्य दिया गया है लिखने के लिए और बोलने के लिए। तो एक बार पहली जोड़ीदार बोल रही है तो वो लिख रही है दूसरी वाली, और जब दूसरी बोल रही है तो पहली वाली लिख रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है पारस्परिक लेख, दूसरा है वाक्य श्रुत लेख, तीसरा है पारस्परिक श्रवण, चौथा है पारस्परिक श्रुत लेख। देखिए, लेख तो कर रही है, लिख रही है, लेकिन यहाँ पर सुन भी तो रही है ना, तो ये तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। वाक्य श्रुत लेख, सुन रही है और क्या कर रही है? लिख रही है। वाक्य, सिर्फ वाक्य एक ही लोग नहीं लिख रहे हैं सुन करके, दो लोग हैं आपस में मिल करके। तो ठीक ना, पारस्परिक होगा तो तभी एक दूसरे, मतलब एक लिखेगी एक सुनेगी, एक लिखेगी एक सुनेगी, ठीक ना। तीसरा है पारस्परिक श्रवण, खाली श्रवण नहीं हो रहा है, ठीक, ये भी गलत। चौथा है पारस्परिक श्रुत लेख, ये देखिए सुन भी रही है और लिख भी रही है, दोनों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन कर रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन है भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उपलब्धि का मापन करता है, ठीक ना। तो जिसके बाद उसका इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है समता परीक्षण, तीसरा है निपुणता परीक्षण और चौथा है उत्पादक परीक्षण। वह कहने का मतलब है कि वो निपुण है कि नहीं। इस्तेमाल कहाँ होगा? जब वो लिख लेगा, जान जाएगा, तभी तो निपुण होगा। जब उसको जानकारी हो जाएगी तभी तो निपुण होगा। तो निपुण परीक्षण कर रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप का है। तो आइए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, करे कृतिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे, लगभग 120 शब्दों में। तो पत्र लिखेंगे। कह क्या रहा है कि कृतिका है, ठीक ना, उसकी कहानी के बारे में जाने, वो अपनी कहानी के बारे में, उसकी कहानी कुछ अलग है, ठीक ना। आप उसकी कहानी को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन उसको देख रहे हैं मुंह लटका के बैठी हुई है, ठीक ना। वो अपने, पता चल रहा है कि वो उसके अंदर क्या है, दुख है। इस कठिनाइयों को साहस आप क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं? सिर्फ महसूस कर रहे हैं। तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या दिक्कत है उसको तो नहीं जान पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिव्यक्ति परिपरक प्रश्न, दूसरा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तीसरा है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, चौथा है विमर्श संबंधित प्रश्न। तो देखिए, विस्तार से आप लिख दीजिए, ठीक ना। आप नहीं जान रहे, लेकिन उसके बारे में लिख सकते हैं कि दुखों का क्या प्रभाव है, क्या उसके कौन सा दुख है, क्या है। उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि बेटा दुख में रहते हुए भी आपने अच्छे काम किए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20 है पठन में अर्थगत संकेत सिमेटिक क्यू इस तरह के अवबोधक है जो
ऑप्शन नंबर 1 है शब्दों को डिकोड करने में सहायता करते हैं। दूसरा है शब्दों का सही उच्चारण करने में सहायता करते हैं। तीसरा अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। चौथा है व्याकरणीय नियमों की पहचान करने में मदद करते हैं। तो देखिए अर्थगत है ना, अर्थगत संकेत मतलब अर्थ क्या पढ़ने में अर्थ उसको आना चाहिए, ठीक ना। अर्थ की प्रक्रिया में मदद करेंगे। अर्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसका मतलब ये होगा, इसी को क्या करेगा, अवबोधक करेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री को हम किस नाम से जानते हैं। देखिए जो सामग्री लाएगा ना अध्यापक पढ़ने के लिए, वो कैसा लाएगा, देखेंगे ना उसको आप। मान लीजिए फुटबॉल ला दिया खेलने के लिए, पेन ला दिया पढ़ने के लिए, तो उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। जब देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वास्तविक है, तभी तो देख रहे हैं ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वास्तविक वस्तु लाएगा, ठीक ना। इसको वास्तविक रूप में देखा जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पहले कहानी सुनाता है, फिर उनसे उसी कहानी पर चित्र बनवाता है और अंत में कहानी लिखने को कहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवाद, बी है संरचनावाद, सी है संज्ञानात्मक विकास और डी है भाषा का स्वाभाविक अधिगम। एक शिक्षक है, वो क्या कर रहा है, पहले कहानी सुना रहा है, फिर चित्र बनवा रहा है, फिर उसके बाद लिखने के लिए कह रहा है। तो किस पर आधारित है, इसका मतलब यह क्या कर रहा है, भाषा का स्वाभाविक अधिगम करवा रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले क्या होता है, भाषा सुनना, फिर देखना, फिर लिखना। ये क्या है, भाषा की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम की ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो इसमें पहले क्या करा रहा है, सुना रहा है, फिर देखने का मतलब चित्र बनाने का मतलब दिखा रहा है, देखने की बात कर दिया, और फिर उसके बाद लिखने की बात कर दिया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन भाषा अधिगम के संदर्भ में गलत है। देखिए भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन गलत पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। ये बात तो सही है, सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। भाषा समाज में रह करके सीखी जाती है, ठीक ना। भाषा सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक है, ये भी बात सही है। भाषा क्या है, सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक रूप से होती है। सी है भाषा केवल व्याकरण याद करने पर सीखी जाती है। केवल आ गया और याद आ गया, केवल आ गया, दो सब निगेटिव आ गया, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएंगे। भाषा मातृभाषा अधिगम को सरल बनाती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो गलत का मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 24। एक बच्चा कहता है मैंने पानी पिया था की जगह में पानी पी गया। यह दर्शाता है, कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि मैंने पानी पिया था कि जगह में ये बोल दिया कि मैं पानी पी गया। ये क्या दर्शा रहा है, भाषा दोष, भाषा विकार, नियमों का अति प्रयोग, स्मृति दोष। तो देखिए नियमों का अति प्रयोग है, ठीक ना। मैंने पानी पिया था, ठीक, अभी हम कह दे कि हम पानी पिए थे, अभी कोई आया है पानी पियोगे, हाँ पानी पिया था, पानी पी गया है, ठीक ना। तो ये नियमों का अति प्रयोग को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है।
देखिए, जो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वह शुद्ध उच्चारण करना होता है, अर्थपूर्ण संप्रेषण करना। मेन उद्देश्य होता है अर्थपूर्ण संप्रेषण, मतलब अर्थ उसका ग्रहण करना। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। निम्न में कौन सी गतिविधि भाषा अधिगम को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? तो देखिए, समूह चर्चा और संवाद जो होता है भाषा अधिगम को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में प्रयोग करने देता है तो यह क्या दर्शाता है? जब कक्षा में प्रयोग करने दे रहा है तो इसका मतलब भाषाई विविधता का सम्मान कर रहा है शिक्षक। ठीक ना? प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भाषा अधिगम में सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जो भाषा अधिगम में सुनना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि पहला स्टेप ही होता है सुनना। ठीक ना? वह क्या होती है? नींव होती है सुनना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये पहला कौशल होता है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 29। एक बच्चा कहानी सुनाते समय प्रश्न पूछता है, यह क्या दर्शाता है? तो जब प्रश्न पूछ रहा है ना तो वह क्या है? बच्चा सक्रिय भाषा अधिगम है कहलाएगा। वह सक्रिय रूप से वो पूछ रहा है प्रश्न। अगर क्वेश्चन मतलब कहानी सुना रहा है तो ये पूछना भी चाह रहा है कि कहानी में क्या सार निकला उसका। ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होती है? सहायक होनी चाहिए। ठीक ना? देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।